फेमिनिज्म क्या करता है, आपके समाज को खलनायक बना के पेश कर देता है। तो आपने मतलब सोच रखा कि सारी जो नारीवादी समर्थक लड़कियां सबको नारीवादी विरोधी बनाना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया। नमस्कार, इंडिया.com हिंदी के साहित्य को समर्पित विशेष कार्यक्रम लेखक से मिलिए में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित फुलारा। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोनाली मिश्र, जिनका उपन्यास नेहा की लव स्टोरी खासा चर्चित रहा है। सोनाली जी साहित्यकार होने के साथ ही अनुवादक भी हैं। इनका कहानी संग्रह डेस्डिमोना मरती नहीं प्रकाशित हो चुका है और साथ ही शिवाजी पे एक उपन्यास भी आया है। सोनाली जी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं, साहित्य, समाज और विचारधारा को लेकर मुखरता से अपनी बात रखती हैं। सोनाली जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपने नेहा की लव स्टोरी लिखा, रिहाना की लव स्टोरी क्यों नहीं लिखी? तो बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया। क्योंकि मैं नेहा वाले समाज को बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैंने नेहा की लव स्टोरी लिखी है ना। अच्छा। अगर मैं रिहाना वाले समाज को बिलोंग करती तो मैं रिहाना की लव स्टोरी लिखती। ये उपन्यास जो है बहुत चर्चित रहा। हाँ। और इसमें ऐसा भी कहा गया कि लव जिहाद की पृष्ठभूमि पर शायद बहुत ही कम उपन्यास लिखे गए हैं, जिसमें से एक ही उपन्यास है। तो लव जिहाद को पृष्ठभूमि बनाने के पीछे की वजह क्या थी? दरअसल मैं शायद इसके ऊपर ना भी लिखती, लेकिन आप सोचिए, एक वो कांड हुआ था, आप लोगों को भी शायद पता होगा, हम सभी को उसकी स्मृति होगी, निकिता तोमर वाला। जी। निकिता तोमर की जब हत्या हुई थी, और वो भी दिन दहाड़े हत्या हुई थी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो समस्या है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो हमारे समाज में गलत हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमको एज ए राइटर, एज ए लेखक हमें आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मैं, देखिए ललित जी, मैं बहुत साधारण हूँ। मेरा अपना परिवार है, मेरे अपने बच्चे हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात कि मेरे पास ऐसा सच ना तो कोई पुलिस प्रोटेक्शन है, ना भी कुछ है, और लेकिन लिखना भी है इस विषय पर। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में उपजा कि मैं कैसे लिखूं, क्या लिखूं, और फिर मैं धीरे धीरे मैंने और सारे मामले पढ़े, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। और जैसे आपने कहा कि मैं अनुवादक हूं, तो मैंने रिसर्च में पीएचडी की है, अनुवाद में मैंने पीएचडी की है, एमए डॉक्टरेट। तो धीरे धीरे मैं देख रही थी कि कैसे कैसे एक शब्दों का एक जाल बुना जाता है, कैसे भाषा जो है, भाषा के माध्यम से हमारी पूरी की पूरी संस्कृति बदल जाती है। संस्कृति अलग है, तहजीब अलग है, और जैसे कि हर शब्द की अपनी एक संस्कृति होती है, हर भाषा का अपना धर्म होता है, हर धर्म की एक भाषा होती है। तो जब हम लोग बेसिकली लव जिहाद बोलते हैं, तो हम बहुत एक छोटा सा शब्द बोल देते हैं, लव जिहाद नहीं है ये। लव जिहाद तो इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि हमारे लोगों को, जो लोग हैं, उनको ये भाषा, उनको ये शब्द समझ में आता है ना, एक्चुअली टेक्निकल टर्म समझ में आती है। ये हमारे साथ सदियों से एक हमारा कल्चरल जेनोसाइड हो रहा है। जेनोसाइड मीन्स आपको सिस्टमेटिकली आपको ध्वंस किया जा रहा है, माने आपका विध्वंस हो रहा है। जैसे एक तो होता है कि भूकंप आया, इमारत गिरी और आप यू आर लिटरली डिस्ट्रॉयड। लेकिन धीरे धीरे, लेकिन ये जो कल्चरल जेनोसाइड है, कल्चरल जेनोसाइड क्या करता है, आपकी इमारत तो वही है, लेकिन इमारत की पूरी पहचान बदल गई, है ना। जैसे कि आपने हमारे यहाँ देखा होगा, बहुत सारी हमारी जो इमारतें हैं, है ना, हमारी इमारतों के बीच खंबे वही हैं, हर चीज़ वही है, लेकिन उसकी पूरी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बदल गई। तो ऐसे ही हमारे जो लड़कियां हैं, ये हम लोग मतलब जो जैसे मंदिर हुए, जैसे हमारी लड़कियां हुई, ये केवल एक, ना तो केवल मंदिर हमारे एक लिए ईंट और ढांचे का वो है, जैसे ईंट सीमेंट गारे के बने हुए हैं, वो एक पूरी की पूरी कल्चरल ट्रेडिशन है, पूरी की पूरी हमारी संस्कृति को लिए है। ऐसी लड़कियां हैं। लड़कियां का मतलब ये होता है कि दे एक्चुअली कंटेन सम वैल्यूज। लड़कियां का मतलब पीढ़ी, है ना। मेरी बेटी है, मैं उसमें कुछ अपनी पीढ़ी दे रही हूँ। मेरी बेटी है, मैं उसमें कुछ संस्कार दे रही हूँ। मेरी बेटी है, मैं उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें दे रही हूँ, अपनी वैल्यूज़ दे रही हूँ। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन समबडी कम्स, जो कि जो हमारी उस तहजीब का नहीं है, हमारी संस्कृति का नहीं है, वो आकर क्या करता है, हमारी बेटी के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो इस वजह से आपको एक उपन्यास लिखना पड़ा? हाँ, तो ये चीज़ मुझे धीरे धीरे बेचैन करने लगी। और जैसे जैसे मैं लोगों का पढ़ती गई, तो मैं बहुत सारे केसेस मैंने पढ़े, बहुत सारे मामले पढ़े, और उसके बाद जब मैंने देखा कि अरे ये तो एक
सिस्टमेटिकली लड़की को नहीं टारगेट कर रहे हैं, दे आर नॉट टारगेटिंग आवर गर्ल्स। निकिता तोमर जो मरी, निकिता तोमर क्या हुआ, निकिता तोमर के मरने से उसको वो जो वैल्यूज आने वाली कितनी पीढ़ियों को दे सकती थी वो खत्म कर दिया। एक लड़की के मारे जाने का मतलब क्या हुआ, एक लड़की को आपने बोला कि या तो मेरी बात मानो नहीं तो मर जाओ, तो वो क्या हुआ, आपने उसको मार दिया तो आने वाली पूरी जनरेशन आपने बर्बाद कर दी भाई। अच्छा सोनाली जी, मैंने देखा कि इसमें जो आप कथानक कह रही हैं, हाँ। वो नेहा एक पत्रकार के माध्यम से आप कह रही हैं जी। तो ये भी मतलब कुछ सोची समझी आपकी एक उस थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपने उस किरदार को पत्रकार ही रखा। आप उसको साहित्यकार भी रख सकती थी या कुछ और प्रोफेशन में भी रख सकती थी, लेकिन ये पत्रकार ही क्यों, ये मेरा सवाल है आपसे। दरअसल क्योंकि पत्रकार का, आप माने या ना माने ललित जी, पत्रकार एक इस समय पर बहुत महती भूमिका हमारे यहाँ निभा रहे हैं। ठीक है, आज की तारीख में एक जो महिला एंकर है उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है बनिस्बत साहित्यकार। ठीक है, अगर मुझे कुछ बात बोलनी है तो मुझे ललित जी का सहारा लेना पड़ेगा कि ललित जी आप मुझे मंच दीजिए, आप मुझे मौका दीजिए और बात कहेंगे। तो नेहा और साहित्य और मीडिया एक दूसरे से अछूते नहीं हैं, वो एक दूसरे के संपूरक हैं, पैरेलल चलते हैं। ठीक है, मीडिया जो है वो साहित्य का साहित्य को शेप देता है और साहित्य जो है वो मीडिया को शेप देता है, आप चाहे माने या ना माने। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मीडिया जो नेहा है, जो मेरी नायिका है, एंकर है, उसका जो उद्गम है वो साहित्य से ही हुआ है और आप देखिए वो साहित्य में ही जुड़ी रहती है। नेहा अलग नहीं है, नेहा उस साहित्य का पूरा वो प्रोग्राम देखती है। आपने अगर पढ़ा होगा तो पूरा का पूरा वो आयोजन देखती है, क्या करती है। तो विचार चाहे मीडिया में हो चाहे साहित्य में हो, विचार है, लेकिन मीडिया का चूंकि एक्सपोजर अधिक है तो इसलिए मैंने नेहा को लिया, क्योंकि नेहा को अगर मैं लेखिका कर देती तो नेहा मर जाती। अच्छा, सांस्कृतिक नरसंहार की आपने बात कही, नरसंहार नहीं, ध्वंस की बात कही, तो सांस्कृतिक ध्वंस में क्या साहित्य की भी भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका। किस तरह की भूमिका? सांस्कृतिक ध्वंस में तो साहित्य की इसलिए बड़ी भूमिका है क्योंकि सारा निर्माण तो साहित्य कर रहा है। आप देखिए, एक पिछले दिनों एक विज्ञापन आया था, हम में से सबने देखा होगा कि हम कन्या दान नहीं करेंगे, हम कन्या मान करेंगे। हु इज द एड एजेंसी टू डिसाइड कि आप हिंदुओं के पूरे संस्कृति और उसको बदल दें? अच्छा, हु इज टू डिसाइड कन्यादान और कन्यामान? लेकिन जो कन्यामान लिख रहा है उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उसने अपने जो कक्षा 9, 10, 11 में जो वो साहित्य पढ़ के आ रहा है कि कन्यादान कुरीति है, कन्यादान को संस्कृति है, क्योंकि दान को आपने चैरिटी में बदल दिया। दान अलग है, चैरिटी अलग है। यू कैन नॉट कंपेयर दान विद चैरिटी। दान हमारा संस्कार है, चैरिटी एक दया बोध से उपजी हुई कि चैरिटी कर रहे, माने किसी के पास कुछ नहीं है, आप उसे चैरिटी कर रहे हैं। तो आप ये मानती हैं कि ये उपन्यास जो है, जो एक अलग विचारधारा की जो एक प्रोपेगेंडा है साहित्य और कविताओं को लेके जो चलता है, उसको लेके अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये उसके खिलाफ आपका एक प्रोपेगेंडा है या आपके विचार का? नहीं, इसको विचार का प्रोपेगेंडा नहीं कह सकते। आप बताइए, हमारा एक बहुत प्यारा सा त्योहार होता है, उसको हम लोग कहते हैं रक्षाबंधन। ठीक है जी, रक्षाबंधन, वो रक्षा कोई भी किसी की कर सकता है, क्योंकि अगर आप हमारे पौराणिक उससे देखेंगे तो इंद्र और शची के उधर से ये चलता चला आ रहा है। ठीक है, पहले हमारे यहाँ ब्राह्मण आते थे, ब्राह्मण जो होते थे वो पूरे के पूरे परिवार की रक्षा का वचन देते थे, हम लोग रक्षा सूक्त बांधते थे। ठीक है, आपने क्या किया, साहित्य के माध्यम से इसको पहले आपने लिमिटेड किया, भाई और बहन के बीच में लिमिटेड कर दिया, और भाई और बहन के बीच में लिमिटेड करने के बाद आपने एक शगुफा छोड़ दिया जी, बहन क्यों भाई के राखी बांधे, बहन क्यों ना भाई क्यों नहीं बहन की राखी बांधे? क्या भाई ही बहन की रक्षा का अधिकार है? कोई भी सभ्यता, ललित जी आज मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी सभ्यता तब नष्ट होती है जब आप उसके सभ्यता के पुरुषों को एक विमर्श के माध्यम से इतना कमजोर कर देते हैं कि वो अपने शत्रुओं से लड़ ना पाए। मुझे किसी ने पूछा कि सोनाली से सवाल जोड़ पूछना कि नारीवादियों के खिलाफ या नारीवादियों से ऐसी क्या चिढ़ है आपको? नारीवादियों से मेरी इसलिए चिढ़ है क्योंकि जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है, जो सो कॉल्ड फेमिनिज्म है, वो हमारी लड़कियों को गुलाम बनाता है। जी, अच्छा, हमारी लड़कियों को। अब आप ये बात बताओ, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है हम लोग जब किसी से बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी को बोलूँगी ये छोटे कपड़े पहनो, मेरी बेटी 1 मिनट को, क्योंकि वो बड़ी हो रही है, उसको अपने शरीर के प्रति एक मोह है, उसको लगता है ये बॉडी उसकी अपनी है, वो क्यों दिखाए दूसरों को? ठीक है, एक बहुत जनरल सी बात है, हम लोग सब बोलेंगे।
लेकिन फिर फेमिनिज्म उसको क्या बोलेगा, ये बॉडी तुम्हारी है, ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम उसको दिखाओ, है ना। मेरी बेटी जो बहुत प्यार से अपनी बॉडी को सहेज के रख रही है, अपने अपने लिए, ये वो श्रृंगार कर रही है अपने लिए, वो हर चीज़ अपने लिए कर रही है, फेमिनिज्म उसको बोलेगा देखो ये तुम्हारी बॉडी है, तुम इससे अर्न कर सकती हो। फेमिनिज्म हमारी बेटियों को बाजार में ले जाके बिठा देता है। अच्छा, तो आपने मतलब सोच रखा कि सारी जो नारीवादी समर्थक लड़कियां सबको नारीवादी विरोधी बनाना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी वो कंजा वाला कांड हुआ था, है ना, उसमें मेरा शुरू से मेरा एक ही विचार था कि आप देखो, आप मीडिया में हैं, ठीक है, हम लोग जॉब करते हैं, ठीक है, अगर हम जॉब करते हैं तो कंपनी जो है, अगर आपको रात, एक नियम है कि अगर अंधेरा हो जाएगा तो कंपनी आपको वो प्रोवाइड करेगी, XYZ जो भी वो सिक्योरिटी देगी, आपको आना जाना देगी, ठीक है, देगी। लेकिन मैंने उस दिन भी पूछा था, मैंने कहा भाई आप इससे ये तो पूछो लड़की रात को 3 बजे क्या कर रही थी बाहर। फेमिनिज्म क्या करता है, आपके समाज को खलनायक बना के पेश कर देता है। अच्छा, फेमिनिज्म ये करता है कि आपके समाज को उसने खलनायक बना, आपके और इवन पुरुषों को तो सबसे बड़ा खलनायक बना के पेश करता है। तो आपने सोच लिया कि सारे पुरुषों की लड़ाई जो है आप नहीं, मैं पुरुषों की लड़ाई नहीं लड़ती, मैं अपनी लड़कियों की लड़ाई रखती हूँ। मैं अपनी लड़कियों की बात करती हूँ। आपका घर तभी सुरक्षित होगा ललित जब आपके घर के खंभे मजबूत होंगे, है ना। खंभे कौन है, हमारे परिवार के खंभे कौन है, पुरुष। आपके परिवार की जो व्यवस्था चल रही है उसकी रक्षा कौन कर रहा है, संस्कार के रूप में स्त्री कर रही है, लेकिन वो संस्कार बने रहे उसको सुनिश्चित कौन कर रहा है, पुरुष तो ही कर रहा है ना ललित जी। बिल्कुल, है ना। अगर मेरे पति मुझे सुरक्षा ना दें तो मैं अपनी बेटी को छोड़ के यहाँ पे ललित के साथ कैसे बात कर पाऊंगी, आप बताइए। बिल्कुल, मैं पुरुष को जबरदस्ती खलनायक बनाए जाने के विरुद्ध में, ठीक है, चाहे वो कोई भी पुरुष हो। आप बताओ, मतलब लड़की जो है जब तक स्कूल नहीं जाती है, ठीक है, आप देखे होंगे, मैं बार ये चीज़ बोलती हूँ, जब तक लड़की कक्षा 6 या 7 में नहीं जाती है तब तक वो अपने भाई को भाई के रूप में देखती है, मेरा भाई, मेरा प्यारा, मेरा पिता, मेरा वो। ऑल ऑफ ए सडन वो उसके दिमाग में फेमिनिज्म भरा जाने लगा। देखो ये जो सड़क है, सड़क की सीमा देखो पुरुषों की पुरुष सड़क पे चल सकता, तुम नहीं चल सकती। अरे भाई, स्त्री की प्रवृत्ति अलग है, पुरुष की प्रवृत्ति अलग है, ठीक है। आप ये बोलो कि जी अब पुरुष गर्भाधान क्यों नहीं कर सकता, अरे भाई ये तो प्रवृत्ति है, तो प्रकृति ने उसको बनाकर भेजा। स्त्रियों के मूछें क्यों नहीं होती, अब लड़कियों के मूछें दाढ़ी निकल आएंगी, कितनी बुरी लगेंगी। सौंदर्य बोध कहाँ गया। जी, सोनाली मिश्र कुछ वक्त पहले तक खुद ही नारीवादी थी, मैंने सुना, सही बात है क्या? मैं नारीवादी कभी नहीं थी मैं थोड़ा सा मैं प्रोग्रेसिव थी। प्रोग्रेसिव आप थोड़ा मान सकते हैं। सोनाली जी, हाँ। आप अपने बचपन, परिवेश और भाषाई संस्कार के बारे में कुछ बताइए, और ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि लेखिका ही बनना है? लेखिका बनने की सच ना प्रेरणा तो कहीं से नहीं मिली। मुझे गुमनाम मौत बहुत बुरी लगती थी ललित जी। अच्छा। मैं ऐसी मृत्यु कभी नहीं चाहती थी कि मेरे मरने पे 3 या 4 लोग आए। अच्छा, तो अब लेखिका बन गई इसीलिए? लेखिका नहीं बनी तो मुझे बड़ा लगता था। मैंने कहा, और जब मैं छोटी थी तो मैं जब हमारा घर बहुत बड़ा था, हमारे दादाजी हमारे इटावा के बहुत बड़े नामी वकील रहे हैं, मेरे ताऊजी भी नामी वकील हैं, मेरा भाई भी वकील है, लेकिन मेरे दादाजी का एक औरा था, है ना, मेरे दादाजी का औरा अद्भुत था। तो उनकी बहुत, मतलब वो, अगर मैं उनके ऊपर लिखने बैठूंगी तो देयर लॉट्स ऑफ थिंग कि जो मैं लिख सकती हूँ, है ना। तो मुझे हमेशा लगता था कि बाप की दादाजी वाली लाइफ होनी चाहिए, एक ऐसी लार्जर देन लाइफ, एक लार्जर। और लेकिन उसके साथ साथ मुझे, जब मैं बाकी लोगों को मरता देखती थी, मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं लोगों के मरने में जाती थी तो 10 या 12 लोग आते थे या 20-25 लोग आते थे, तो मुझे बहुत घुटन होती थी। मैंने कहा, अरे तो मतलब आप जा रहे हो, किसी को कोई मतलब ही नहीं, आप क्या छोड़ के जा रहे हो। संपत्ति इज नॉट ए संपत्ति, संपत्ति आप छोड़ के जाओगे, बेटा बहू उड़ा देंगे और उसके ऊपर झगड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बात बैठती गई, और सब लोग बोलते हर कोई अपना अपना एक उद्देश्य लेकर अपनी ज़िंदगी शुरू करता है, तो मेरी ज़िंदगी का एक ही उद्देश्य था कि मुझे गुमनाम नहीं रहना, बस बात कर। इसलिए आप लेखिका। तो मैं भटकती रहती थी, इधर भटकती थी उधर भटकती थी, छोटे छोटे पर तो कविताएं लिखती थी, तो इस कॉलेज में बुला लिया जाता था, चलो स्टेज पे बुला लो, सोनाली को बुला लो। और हमारा परिवार हमारे इटावा में ऐसा था कि
आप पत्रकार नहीं बन सकते थे। अच्छा, तो लेखिका बन गई। और बार मतलब अब ये इसलिए बता रही है वकील है, ताकि आप सोच लो कोई जो सोनाली जी से भिड़ेगा तो पहले ये बता रही है कि वकीलों का खानदान है। नहीं, ऐसा कोई साहित्य भगवान में की दबंगई भी चाहिए होती है क्या? नहीं, कथ्य के ऊपर आपका कथ्य अच्छा होना चाहिए, कथ्य बस। अच्छा होना चाहिए। बस। लेकिन जब आपको केस वेस लड़ते हैं, कुछ ऐसा हो जाए, तब दबंगई नहीं चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब कथ्य, क्योंकि मुझे भगवान की कृपा से ललित जी, मैं आपको सही बता रही हूँ, मेरी आइडियोलॉजी का मुझ पर टचवुड साहित्य में कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा, है ना? क्योंकि मेरी हर कहानी का आप शिल्प देखेंगे ना, तो मेरी हर कहानी के शिल्प पर बात हुई, मेरी हर कहानी के कथ्य पर बात हुई। मुझे टचवुड कोई भी किसी भी तरीके का विरोध नहीं झेलना पड़ा, मुझे किसी भी तरीके का ये नहीं झेलना पड़ा कि माने आप नहीं आगे आ सकते। मुझे अर्चना वर्मा, हमारी ममता कालिया जी और अलका सिन्हा जी, अभी इवन ऋषिकेश सुलभ जी, इन सब लोगों ने मुझे मेरी कहानियों को, और अभी मतलब हमारी इवन मनीषा कुलश्रेष्ठ तक, इन सब ने मेरी कहानियों को प्यार दिया है। किसी आप मतलब आप हमारे साहित्य जगत में ये बुराई सुनेंगे, सोनाली दक्षिणपंथी है, सोनाली पता नहीं अजीब सी व्यवहार की है, ये है वो है, लेकिन आप कोई भी लेखिका ऐसी नहीं, आपको कोई भी लेखिका ऐसी नहीं मिलेगी जो ये कहे कि सोनाली की कहानी में ये कमी है। लेकिन दक्षिणपंथी होना बुरी बात तो नहीं है? दक्षिणपंथ और वामपंथ कुछ होता भी नहीं है। अच्छा। फिर क्यों लेखक लड़ रहे हैं? लेखक इसलिए लड़ रहे हैं सत्ता के लिए। अच्छा, सत्ता को हर कोई अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है ना। अच्छा, और तो सोनाली जी, युवा लेखकों को भी पढ़ती हैं आप? कोई संदेश युवा लेखकों को देना चाहें या कहना चाहें, या आज के दौर के जो समसामयिक युवा लेखन है उसको किस तरह से देखती हैं? आज की तारीख का जो युवा लेखन है वो मुझे ऐसा लगता है ललित जी कि सबको बहुत ज़्यादा जल्दी है। अच्छा, है ना? हमें भी जल्दी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं, मैं तो कक्षा 11-12 से मैं लिख रही हूँ, ठीक है? तो 12 का लिखना और अभी आकर लिखना, देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस। मतलब 12 साल की तो बच्ची होती है, मतलब 15 साल की बच्ची के लेखन में आप क्या खोजेंगे? तो लोग तो बड़े गर्व से बताते हैं कि मैं बचपन से ही मैं लेखन में आ गई थी, मैंने पहली कविता तब लिखी। नहीं, मैं तो फाड़ के फेंक देती थी। अच्छा सोनाली जी, आप हमारे युवा लेखकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि समय सीमा भी होती है किसी कार्यक्रम की, और बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातचीत करके। मैं चाहता था कि कंटिन्यू हो, लेकिन एक सीमा भी है, तो कुछ मतलब संदेश युवा लेखकों के लिए, सुझाव, संदेश? केवल एक ही संदेश देना चाहूँगी कि एक तो अपने कंटेंट पर ध्यान दें, और बाकी तो इज़म से दूर रहें। बाकी मैं क्या बोलूँ, बाकी तो सब समझदार हैं। धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका। धन्यवाद ललित जी, बुलाने के लिए भी, और आशा करूँगी कि आपके ऊपर कोई अटैक ना करेगी किसे बुला लिया। ठीक है, धन्यवाद। India.com का लेखक से मिलिए कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इस कार्यक्रम को शेयर करिए, साझा करिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, लेखकों को इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। इस कार्यक्रम की वीडियो आप India.com के YouTube पे देख सकते हैं, और स्टोरी को India.com हिंदी के वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।